जब हम अवसाद के रोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि यह अवसाद का रोग हमारे सामान्य उदासी से अलग है। विभिन्न कारणों से हमारा मन उदास हो सकता है। जैसे अगर हमारे काम में कोई जटिलता हो, हम बीमार हों या परिवार में कोई बीमार हो, किसी के साथ हमारा मनमुटाव हो या किसी भी प्रकार की छोटी-मोटी परेशानी से हमारा मन उदास हो सकता है। और यह उदासी आम तौर पर थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाती है। जब अवसाद रोग होता है, तो यह उदासी या मन की खराबी लंबे समय तक कई दिनों तक लगातार बनी रहती है। आमतौर पर कहा जाता है कि अवसाद के लक्षण लगातार लगभग 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन पूरी तरह से काले बादलों से घिरा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यानी सामान्य कामों में जो आनंद मिलता था, जैसे घर के छोटे मोटे काम, बच्चों के साथ समय बिताना, किसी का साथ टीवी देखना, या घर में कोई रिश्तेदार आए, तो उस संगति में जो आनंद मिलता था, वह आनंद नहीं रहेगा। और रोगी आमतौर पर हमारे पास आकर शिकायत करता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि सुबह उठकर दांत ब्रश करना, सुबह के काम करना, सब कुछ बहुत कठिन लगता है और शरीर में कोई ताकत नहीं लगती कि वह काम कर सके। कई मामलों में रोगी के अंदर एक प्रकार की बेचैनी होती है। वह कहेगा कि अंदर बहुत अशांति लगती है, कि कहीं भी लंबे समय तक बैठ नहीं सकता। देखा जाता है कि वह लगातार टहल रहा है या कहीं भी बैठकर शांति नहीं पा रहा है। रोगी खुद को बहुत अयोग्य महसूस करता है, यानी उसका आत्मविश्वास अचानक कम हो जाता है। लगता है कि कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ और उसकी पिछली असफलताएं उसके सामने आ जाती हैं। और केवल इतना ही नहीं, भविष्य भी उसे बहुत अंधकारमय लगता है, या लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि जो सामान्य काम वह आसानी से कर सकता था, जैसे खाना बनाना, ऑफिस का काम करना, परिवार के बच्चों को चीजें याद दिलाना, वह जो काम कर सकता था, वह अब कुछ भी नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसके मन में आत्महत्या के विचार आ सकते हैं, क्योंकि वह सोचता है कि वह हर चीज में असफल है और उससे कुछ नहीं होगा। जीवन उसे एक प्रकार से अर्थहीन लगता है और मृत्यु उसे एक प्रकार की स्वागत योग्य मुक्ति की तरह लगती है। शायद यही उसके लिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। यह भयानक पीड़ा, भयानक असफलता की भावना और भयानक उदासी से बाहर निकलने की मुक्ति शायद यही है। अगर यह जीवन समाप्त हो जाता, तो उसके बाहर कुछ दिखाई देता। कई मामलों में रोगी के खाने पीने की रुचि में बदलाव आ सकता है। यह 2 प्रकार का होता है। कई बार देखा जाता है कि सामान्य रूप से खाने की मात्रा काफी कम हो जाती है। कई मामलों में रोगी की रुचि में बदलाव होता है, खाने की रुचि बदल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती, या फिर खाने का स्वाद पहले जैसा नहीं लगता, जिसके कारण खाने की मात्रा कम हो जाती है और थोड़े समय में रोगी का वजन तेजी से घट जाता है। कहा जाता है कि अगर 1 महीने के भीतर रोगी का 5% वजन कम हो जाए, यानी अगर किसी का वजन 100 किलोग्राम है और वह बिना किसी डाइटिंग के अचानक 1 महीने के भीतर 95 किलोग्राम हो जाए, तो समझना चाहिए कि वह किसी समस्या से गुजर रहा है। इसका उल्टा भी देखा जाता है। देखा जाता है कि अचानक उसकी सामान्य खाने की मात्रा काफी बढ़ जाती है। कई बार बीमारी के कारण वजन तेजी से बढ़ जाता है। चूंकि उसकी खाने की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए वजन बढ़ जाता है। इसके अलावा नींद की समस्या हो सकती है, और नींद की समस्या के मामले में देखा जाता है कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। हाँ, 3 प्रकार की समस्याएं होती हैं इस मामले में। यानी जब सोने जाते हैं, तब किसी भी तरह से नींद नहीं आती, या जब सोते हैं तो ठीक से सोते हैं, लेकिन नींद के दौरान बार-बार रात में जाग जाते हैं। फिर कई मामलों में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सामान्य रूप से सुबह 6 बजे उठता था, वह शायद सुबह 4 बजे उठने लगता है। और यह बहुत ही चिंताजनक बात है कि जो लोग आमतौर पर जल्दी अवसाद में जाते हैं, वे समय से पहले ही जाग जाते हैं। नींद से जागने के बाद एक प्रकार की भयानक उदासी और ताजगी की कमी उनमें भर जाती है। और कई लोगों में इसका उल्टा भी देखा जाता है, यानी उनकी नींद कम होने के बजाय बहुत बढ़ जाती है। मतलब वे पूरे दिन सोते रहते हैं, पूरे दिन बिस्तर पर रहते हैं, और ऐसा लगता है कि इस तरह की नींद से इस कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। यानी कुछ लोगों की नींद कम होती है, जबकि कुछ की नींद अधिक हो सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर वह पूरे दिन सोता रहता है, तो वह नींद में असफल होगा, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमें एक प्रकार की ताजगी महसूस होती है। हमारे शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है, हमारे अंदर एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह इसे महसूस नहीं करेगा। पूरे दिन सोने के बाद भी वह पूरे दिन थकान महसूस करेगा। इन सब के अलावा कई मामलों में देखा जाता है कि रोगी में सरस्वती होती है।
कई मामलों में वह कहता है कि मेरी याददाश्त कम हो रही है। स्वाभाविक रूप से उसकी याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने या किसी चीज को ध्यान से समझने, देखने या सोचने की क्षमता काफी हद तक कम हो जाती है। चूंकि हमारा ध्यान किसी विषय पर कम हो जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम भी उसे याद नहीं रख पाते। किसी से हमारी मुलाकात हुई, ईश्वर, लेकिन हमने जो बात की वह हम ध्यान से नहीं सुन पाए या क्योंकि वह हमारी बातों को याद नहीं रखता। यहाँ तक कि उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, ये भी कई बार रोगी के मन में नहीं रहता, या उसने जो चीज़ कहाँ रखी है वह हाल ही में बहुत भूलने लगा है। इस मानसिक लक्षण के अलावा कई बार देखा जाता है कि रोगी शारीरिक लक्षणों के रूप में हमारे पास आता है। मुझे बहुत उदासी महसूस हो रही है। ये हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि इसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। उदासी तो होगी ही, इसे हम उतना महत्व नहीं देते। रोगी जो उदासी महसूस करता है वह एक पीड़ा है। यह वह कई मामलों में नहीं कहता, लेकिन जब वह आता है तो वह विभिन्न प्रकार के शारीरिक लक्षणों के साथ आता है। ये शारीरिक लक्षण कई मामलों में हो सकते हैं, जैसे हाथ पैर में बहुत जलन हो रही है, या पूरे दिन सिर दर्द रहता है, या छाती में बहुत दर्द हो रहा है, या शरीर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के गैर विशिष्ट ओस दर्द। दवा या किसी प्रकार की जांच के बावजूद कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा है, या किसी भी तरह से इसमें सुधार नहीं हो रहा है। इस प्रकार के विभिन्न लक्षणों के साथ भी रोगी आ सकता है। अगर हम कहना चाहें तो आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि महिलाओं में यह पुरुषों की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, और आमतौर पर दोगुना होता है। किसी भी उम्र और किसी भी आर्थिक सीमा के सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों में यह हो सकता है। कई बार हमारे मन में यह धारणा होती है कि जो लोग बहुत गरीबी में रहते हैं उन्हें शायद वास्तव में अवसाद होता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही नहीं है। अवसाद किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, और एक और मिथक है कि बच्चों को शायद अवसाद नहीं होता, जबकि और इस मामले में हम कहेंगे अवसाद बच्चों को भी हो सकता है और यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी हो सकता है। यानी यह सभी आयु वर्ग को कवर करता है। अगर हम इसके मुख्य कारण को देखें तो आमतौर पर हमारे पास कोई निश्चित विशिष्ट कारण नहीं होता। वो इसे हम बहुकारक कहते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के कारक काम करते हैं। इनमें रोगी की आनुवंशिक संवेदनशीलता हो सकती है। अगर उसकी आनुवंशिकता में कोई दोष है, जहां उनके परिवार में किसी और को अवसाद हुआ है, या बार बार खुद को भी अवसाद हो रहा है, वह हो सकता है। या कोई भी तनावपूर्ण जीवन घटना, कोई भी प्रकार की दुर्घटना या कोई भी प्रकार की बुरी घटना, और विशेष रूप से हम कहते हैं कि इन घटनाओं में हम कुछ न कुछ खो देते हैं। वह खोना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का हो सकता है। अगर किसी कारण से वह स्वास्थ्य खो जाता है तो वह किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, या परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, या किसी संबंध में कोई जटिलता होती है, जैसे तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करना। ये घटनाएं किसी भी प्रकार की हानि का कारण बन सकती हैं। ये हमारे अवसाद का कारण बन सकते हैं। अगर किसी कारण से रोगी की मनोवैज्ञानिक स्थिति प्रभावित होती है, तो वह व्यक्ति किसी भी चीज को कैसे समायोजित कर सकता है, या वह अपने आसपास की चीजों को कैसे देखता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे साथ कई प्रकार की बुरी घटनाएं होती हैं, लेकिन हम में से कई लोग होते हैं जो इनसे निपट सकते हैं और नियमों का हिस्सा बहुत अच्छा रहता है। अगर हमारी मानसिक शक्ति अच्छी है, अगर हमारा दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है, तो हम इसे जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। कई लोगों को देखा जाता है कि ये छोटी-मोटी घटनाएं, मामूली त्रुटियां या किसी भी प्रकार की विचलन, हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते या इसे समायोजित नहीं कर पाते, और वे अधिक जोखिम में रहते हैं। यह जो 4 कारक मैंने कहा, हमारे जैविक कारण, यह हमारे आनुवंशिक मामले से संबंधित है, इसे हम समझा सकते हैं। या इसका मनोवैज्ञानिक कारक, अर्थात व्यक्ति की मानसिक विशेषताएं कैसी हैं। पर्यावरणीय कारक, अर्थात हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, सब कुछ का समन्वय। लेकिन यह अवसाद हो सकता है, और जब हमारे शरीर में अवसाद होता है तो हमारे पास कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, या कहें न्यूरोकेमिकल पदार्थ, अर्थात तंत्रिका रासायनिक पदार्थ, लेकिन यह हम सभी के पास होता है। लेकिन अवसाद में जो होता है वह एक बड़ा परिवर्तन होता है। विशेष रूप से इन रसायनों के बारे में कहा जाता है, इसे हम कहते हैं जैसे नॉरपेनेफ्रिन और डोपामिन। जब वास्तव में उनका असंतुलन होता है तो वह एक प्रकार के अवसाद का कारण बनता है, जिसके लिए अगर हम एंटी डिप्रेसेंट का उपयोग करते हैं, मतलब अगर हम दवा का उपयोग करते हैं, तो अवसाद काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अगर हम उपचार की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि अब तक हमने काफ़ी नकारात्मक या भयावह स्थिति को सामने रखा है, लेकिन सबसे सकारात्मक बात यह है कि यह अवसाद रोग 100% ठीक हो सकता है अगर आप उपचार लेते हैं।
तो विभिन्न रोगों से पूरी तरह से मुक्ति संभव है। मतलब सुरक्षा के मामले में यह कई बार हल्का अवसाद हो सकता है, यह थोड़ा अधिक मध्यम हो सकता है, या बहुत गंभीर या तीव्र अवसाद रोग हो सकता है। अगर कोई हल्के अवसाद से पीड़ित है, तो जो लक्षण मैंने बताए वे वास्तव में बहुत हल्के रूप में या इतनी तीव्रता में नहीं होते हैं, तो ऐसे में साधारण काउंसलिंग और अगर रोगी कुछ स्व सहायता उपाय अपनाता है, तो वह अक्सर इससे बाहर आ सकता है। और अगर यह मध्यम है और अगर यह बहुत गंभीर या तीव्र अवसाद है, तो ऐसे में काउंसलिंग और दवाओं की दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन केवल काउंसलिंग से कई बार हम रोगी की मदद नहीं कर पाते हैं। निश्चय, और अगर यह बहुत गंभीर है, तो निश्चित रूप से उसे एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत होगी। अवसाद के मामले में काउंसलिंग या स्व सहायता आती है। सबसे पहले जो चीज़ होती है, अवसाद में जो भावनाएं काम करती हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी तरह से एक भयानक चीज़ में फंस गया हूँ, जैसे एक जाल में फंस गया हूँ जिससे कोई मुक्ति नहीं है। मेरा यह है कि मेरी हर चीज़ से मन खराब है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा जीवन पूरी तरह से असफल है। ये जो मेरी भावनाएं हैं, वे इस जाल के भीतर लड़की जो पूरी तरह से घिरती जा रही है, वह एक प्रकार की खुद को फंसा हुआ महसूस करने की भावना में फंसी हुई है। बाहर निकलने का मतलब होता है कि अगर जीवन में कोई नई शुरुआत हो। नई शुरुआत का मतलब है कुछ नया करना। वह जीवन की कोई नई घटना हो सकती है। वह घटना हो सकती है कोई नया रिश्ता या कोई नया सलाहकार या शैक्षिक कोर्स में अगर मैं शामिल होता हूँ या कोई नई नौकरी में शामिल होना। नई शुरुआत लेकिन हमारे अवसाद के लक्षण को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। अगर हम कोई नया रास्ता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वह है सामाजिक संपर्क, अर्थात अन्य लोगों के साथ हमारा जुड़ाव। क्योंकि लोगों के साथ जुड़ाव के माध्यम से हमारे विचारों के नए दरवाजे खुल सकते हैं, हमारी देखने की नई दृष्टिकोण बन सकती है, हमें नए अवसर मिल सकते हैं, चाहे वह नौकरी के क्षेत्र में हो या कोई नया विचार हो। हम हमेशा कहते हैं कि जब कोई अवसाद में होता है, चाहे उसे कितना भी बुरा लगे, चाहे उसे लगे कि वह लोगों से खुद को अलग कर रहा है, क्योंकि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लोगों के साथ सामान्य दोस्ती या समय बिताने की बात काफ़ी हद तक कम हो जाती है और रोगी खुद को अपने में समेट लेता है। जितना अधिक वह खुद को समेटेगा, उतना ही उसका यह अवसाद, रोग और अधिक बढ़ेगा। इसके लिए हमारा मुख्य पहला सुझाव है कि चाहे आपको कितना भी बुरा लगे, चाहे आपको लगे कि शरीर बिल्कुल भी नहीं चल रहा, फिर भी अपने परिवार के किसी सदस्य से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जब हम कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तो यह बिल्कुल भी कम हो जाता है और लगता है कि चलने की ताकत नहीं है। दिन भर में कई बार देखा जाता है कि वह बिस्तर पर लेटा रहता है या सो रहा होता है। पूरे दिन एक ही जगह पर कुर्सी पर बैठा रहता है, लेकिन उसका अवसाद उसे और बढ़ा देता है। तो ऐसे में हमें कहा जाता है कि उसे थोड़ा सक्रियता बढ़ानी चाहिए, अगर वह खुद को थोड़ा सक्रिय रखे। सबसे अच्छा होता है अगर वह 40 मिनट तक थोड़ा व्यायाम करे या चले, तो इससे उसे जो बहुत बुरा लगता है वह काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मैं कहूँगा कि अगर आप 40 मिनट नहीं चल सकते, 40 मिनट चलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में आप कम से कम 20 मिनट चलें या 10 मिनट चलें। अगर 10 मिनट भी आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो आप बस बाहर से थोड़ा चल कर आएँ। कुछ समय के लिए घर से बाहर निकलें और फिर वापस आ जाएँ, लेकिन घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलना वास्तव में बहुत मुश्किल लगता है कि घर से बाहर निकलना बहुत कठिन हो रहा है। घर के अंदर ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएँ और अपने पास के लोगों से बात करें, अपनी तकलीफ़ को साझा करें जो आपको हो रही है। यह सब कुछ के साथ-साथ अगर आप किसी भी चीज़ में खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं, मैं कहूँगा कि आपके डिप्रेशन के कारण आपकी जीवन शैली प्रभावित हो रही है। आपके सामान्य जीवन में आपके पारस्परिक संबंध, आपके कार्यक्षेत्र, आपके लिए खुद की देखभाल, सब कुछ प्रभावित हो रहा है इसे, और बढ़ने न दें। इसके लिए निश्चित रूप से किसी विशेषज्ञ या मानसिक रोग विशेषज्ञ की मदद लें और डिप्रेशन का इलाज कराएं। डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो सकता है और यह जो असहनीय दर्द लगता है, कई मामलों में शायद यहाँ से इलाज कराकर इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। यह सोचना कि इससे मुक्ति नहीं मिल सकती, बिल्कुल गलत है। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सत्य है और हमारे क्लिनिकल अनुभव में हमने देखा है कि अगर आप डिप्रेशन का इलाज लेते हैं, तो आप कुछ दिनों के भीतर बदलाव महसूस करेंगे और यह आपको एक अधिक सामान्य और सुंदर जीवन जीने में मदद करेगा। सभी को धन्यवाद।